गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए चर्चा करते हैं आज इस लेक्चर में हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट अपना ड्राइंग, और ये लेक्चर नंबर कितना है 57। कौन सा है 57 नंबर का ये लेक्चर है 57। इससे पूर्व अपन 56 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और इस लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे आज किसके बारे में, कलाकृति में संतुलन अथवा दृष्टिगत भार की व्यवस्था को हम कितने भागों में बांट सकते हैं उसके बारे में। तो आइए कलाकृति में संतुलन अथवा दृष्टिगत भार की व्यवस्था को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है सममित संतुलन, कौन सा सममित संतुलन, और दूसरा भाग कौन सा है, दूसरा है असममित संतुलन। पहला है सममित और दूसरा असममित। तो इस सममित संतुलन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल बैलेंस। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल बैलेंस बोलते हैं इसको। और असममित संतुलन को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एसिमेट्रिकल। इसके ए लग जाएगा, यानी ये जो स्पेलिंग है इसमें ए लग जाएगा। जैसे कि ये सममित में क्या लगा था, यहाँ ए लग के उल्टा हो गया इसका। इसी प्रकार से इस स्पेलिंग सिमेट्रिकल बैलेंस में ए लगाने से एसिमेट्रिकल बैलेंस ये बन जाएगा। तो दोबारा देखो एक बार, कलाकृति में संतुलन और दृष्टिगत भार की व्यवस्था को हम 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जिसमें पहला है सममित संतुलन और दूसरा है असममित संतुलन। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि भाई सममित संतुलन क्या होता है, सिमेट्रिकल बैलेंस क्या होता है। सममित संतुलन, इसमें इस प्रकार के संतुलन में अंतराल में समान भार वाली व्यवस्था की जाती है। तो सममित संतुलन में आ जाएगा इस प्रकार। सममित संतुलन की अपन बात कर रहे हैं कि इस प्रकार के संतुलन में, इस प्रकार के संतुलन में, संतुलन के, इस प्रकार के संतुलन के अंतराल में, संतुलन के अंतराल में, अंतराल में समान भार, समान भार मतलब एक जैसा समान भार वाली व्यवस्था की जाती है, समान भार वाली व्यवस्था की जाती है। दोबारा सुनो, सममित संतुलन का मतलब है इस प्रकार के संतुलन के या इस प्रकार के संतुलन में अंतराल में समान भार वाली व्यवस्था की जाती है, जिसका चारों तरफ से क्या हो, समान, यानी कोई भी 2 वस्तु हो, उन वस्तुओं का जो भार है, उनका वजन है, वो कैसा हो, समान हो। कैसा हो, समान हो। अर्थात अंतराल में एक अथवा एक से अधिक कला तत्वों को जो समरूप अथवा मिलते जुलते रूप हो, यानी कि कला के ऐसे तत्व जो एक या एक से अधिक हो सकता है, जो आपस में एक दूसरे से मिलते हो या फिर मिलने की गुंजाइश रखते हो, अर्थात वो एक दूसरे से मिलते जुलते रूप हो, उसके कोई समायोजित किया जाता हो, यानी कि वो समान रूप से हो, इसलिए उन्हें समायोजित किया जाए। तो इसके अंतर्गत रचना का एक भाग दूसरे भाग के समान
नजर आता है, एक भाग दूसरे भाग के समान नजर आता है, तो वह शास्त्रीय स्थापत्य रचनाओं के अनुसार एवं वस्त्र एवं आभूषण के अनुसार ये सभी जो कल्पनाएं हैं वो सब किस में आएंगी, ये सब आ जाएंगी सममित संतुलन में। किसमें? सममित संतुलन में। जैसे कि मैं आपके सामने एक चित्र बना रहा हूं, उस चित्र के माध्यम से आप समझना कि सममित संतुलन किस प्रकार से हम देख सकते हैं। जैसे कि ये कोई पट्टी ली, ऐसी कोई पट्टी मान लो और इसके नीचे इसको बराबर भागों में अपने बांटकर यहां इसका बैलेंस बनाया। यहां अपन ने इसका क्या बना दिया, इसका मध्य बिंदु बनाकर इसको इसके सहारे लगा दिया। अब ये डंडी है, ये मानो ये पाइप है, मान लो ये पाइप अब बिल्कुल बराबर भागों में है, यानी कि यदि इधर थोड़ा सा भी ज्यादा कर देंगे तो ये डाउन हो जाएगा, या फिर इसको इधर कर देंगे तो ये इधर डाउन हो जाएगा, ऊपर से इधर से ऊपर उठ जाएगा। अभी ये समान है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या किया, समान वजन के और समान आकार के दो गोले लिए। क्या लिए? ये दो गोले ले लिए अपन ने, इनका आकार वजन सब समान है, और इन गोलों को हमने एक पॉइंट लगा लिया कि इसका बीचों बीच यहाँ पर हो रहा है, तो इससे दूरी नापी। जैसे ये नाप लिया अपन ने एक मारकर, फिर इधर भी अपन ने दूरी नाप ली यहाँ। तो इस तरीके से क्या किया अपन ने, यहाँ पर ये डॉट बना दिया, इधर डॉट बना दिया, और इधर एक गोला बना दिया। इसी प्रकार से इधर भी एक गोला बना दिया। अब ये दोनों गोले समान भार वाले हैं। कैसे हैं? समान भार वाले ये दोनों गोले हैं। यदि इस गोले का वजन थोड़ा सा भी कम कर देंगे तो ये इधर वाला भारी हो जाएगा, और यदि इधर वाले को थोड़ा सा भी कम कर देंगे तो इधर वाला भारी हो जाएगा, तो ये बैलेंस खराब हो जाएगा। सपोज करो कि आपके घर में तराजू है, वो जो पहले देखा होगा ना आपने तराजू, कैसी तराजू, वो इस तरीके की तराजू देखी होगी जो सब्जी बेचने वाले रखते हैं, सबके घर में मिल जाएगी ऐसी तराजू, मिल जाएगी ना। तो इस तराजू में देखो, इधर तो 1 किलो का वाट रख दो, कोई भी लोहे का, ठीक है, और इधर 1 किलो की नमक की थैली रख दो। इन दोनों का वजन एकदम बराबर होगा, और जो कांटा होगा वो एकदम बीचों बीच में आएगा यहाँ पर। यदि इस नमक की थैली को हटा लेंगे तो ये नीचे की तरफ झुक जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। बस उसी प्रकार से ये उदाहरण बताया जा रहा है हमको कि सममित संतुलन में ये दोनों गोले बराबर है और मध्य बिंदु से बराबर दूरी पर है, इस कारण से ये बैलेंस बना हुआ है। यदि मैं इस गोले को यहां से हटाकर, यहां से मैंने इसको हटा दिया और इसको मैंने इधर फिट कर दिया, अब बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा। अब ये वाला जो हिस्सा है ये क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा, और ये डंडी, ये पाइप, ये इस तरीके से हो जाएगी, झुक जाएगी, और ये हो जाएगा, ये यहाँ रहेगा और ये गुड़क कर इधर आ जाएगा नीचे। तो इस कारण से इसका
बैलेंस क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसी प्रकार से आपने ताजमहल का दृश्य देखा होगा। ताजमहल किसने देखा है, ऊपर हाथ करो जल्दी से। मैंने भी देखा है। आपने ताजमहल देखा होगा, जैसे जैसे कैसे, मैं वैसे आपको ताजमहल बना हुआ दिखा देता हूं अभी। तो ताजमहल भी ऐसे बैलेंस का यानी सममित बैलेंस का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना गया है, क्योंकि वो चारों दिशाओं से सेम बना हुआ है। यानी कि वो जो दरगाह बनी है, यानी कि ताजमहल बना हुआ है, ताजमहल के चारों कोने पे क्या बना हुआ है, वो बना हुआ है एक मीनार जैसी बनी हुई है। और ये मैं ले चलता हूँ आपको ताजमहल किले के पास। किला नहीं है ये, तो क्या है, ये है मकबरा। ध्यान रखना, ताजमहल ने तो मंदिर है, न मकबरा है, न मस्जिद है। नहीं, मकबरा तो है, ताजमहल क्या है, मकबरा है। इस ताजमहल को देखो, ये जो मेन बिल्डिंग है वो ये वाली है, समझ गए। ये मेन बिल्डिंग है ताजमहल की, और इस बिल्डिंग के आगे लेफ्ट और राइट एंड में ये पिलर बने हुए हैं इस प्रकार से और इस प्रकार से। और सेम जितनी आगे ये दूरी है उतनी ही पीछे है, लेकिन ये दूर होने के कारण हमें छोटे दिख रहे हैं। तो चारों कोणों में समान रूप से पिलर बनाए गए हैं। कभी रियल में आप आगरा घूम के आना, आपको ये सममित बैलेंस का उदाहरण मिल जाएगा। वापिस से नज़दीक से आपको ताजमहल के दर्शन कराए जा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं लग रहा। देख लिया, ये ताजमहल का निर्माण मैंने 2006 के अंदर किया था फाइन आर्ट कॉलेज जयपुर में, जिसका पूरा नाम है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, किशन पोल बाजार जयपुर। लेकिन वर्तमान में वो शिक्षा संकुल में शिफ्ट कर दी गई है, फाइन आर्ट महाविद्यालय या कॉलेज। देख लिया। तो इस प्रकार से जो सममित बैलेंस है या सममित संतुलन है, वो औपचारिक संतुलन भी कहा जाता है। कौन सा? औपचारिक संतुलन। इस सममित संतुलन को क्या बोलते हैं? औपचारिक संतुलन। इसको औपचारिक संतुलन भी कहा जाता है। इसके अलावा यह रचना में गरिमा, निश्चलता एवं गतिहीनता व ठहराव का प्रभाव उत्पन्न करता है। किसका? एक तो गरिमा का। ये जो सममित संतुलन है, ये गरिमा का, किसका? गरिमा का, ठहराव का। गरिमा, ठहराव, निश्चलता और गतिहीनता। निश्चलता और गतिहीनता यानी कि जो गति नहीं करे। गरिमा, ठहराव, निश्चलता और गतिहीनता का आदि का प्रभाव उत्पन्न करता है। श्रेष्ठ रचनाओं में, कौन सी में? श्रेष्ठ रचनाओं में विश्रांति की स्थिति, विश्रांति यानी आरामदायक। श्रेष्ठ रचनाओं में विश्रांति की स्थिति व विभिन्न तत्वों को बिखराव से बचाने के लिए इस सममित संतुलन का उपयोग किया जाता है। इसे प्रस्तुत या प्रयुक्त किया जाता है। तो ये था आपके सममित संतुलन।
सममित संतुलन का सबसे अच्छा उदाहरण आप याद रखना, आगरे का ताजमहल। कौन सा? आगरे का ताजमहल। चलो अब दूसरे नंबर पे आता है असममित संतुलन। असममित संतुलन, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? एसिमेट्रिकल। कौन सा? एसिमेट्रिकल बैलेंस। एसिमेट्रिकल बैलेंस कहेंगे उसको। दूसरे नंबर पे है असममित संतुलन, यानी एसिमेट्रिकल बैलेंस। देखिए इसमें क्या होता है, रचना के अंतर्गत कला तत्वों को समान रूप से व्यवस्थित न करके उन्हें असमान रूप से, अर्थात कहीं पर कम और कहीं पर अधिक रूप से प्रयुक्त करना ही असममित बैलेंस कहलाता है। दोबारा सुन लो एक बार कि रचना के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? किसी भी पेंटिंग को अपन बनाते हैं तो उसके अंतर्गत अपने जो कला तत्व है, रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल, इनको समान रूप से न बनाकर, यानी कि इन्हें समान रूप से व्यवस्थित न करके इन्हें असमान रूप से, अर्थात कहीं पर कम और कहीं पर अधिक हम प्रयुक्त करें तो ये असममित बैलेंस प्राप्त होगा, एसिमेट्रिकल बैलेंस, असममित संतुलन हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार से, अर्थात चित्रभूमि के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? चित्रभूमि के अंतर्गत कला तत्वों का जो समायोजन है वो इस भांति किया जाए कि उसका जो चाक्षुष भार है, यानी कि उसका विजुअल, जो आंखों को देखने की जो दृष्टि होती है, उसका जो भार है वह आकर्षक न लगे और असमान रूप से उसे महसूस किया जाए और उसकी जो व्यवस्था है उसमें व्यवधान पैदा हो तो वो असममित संतुलन कहलाता है। जैसे मैं आपको चित्र के माध्यम से इस असममित संतुलन को समझा रहा हूं। वही पहले वाला उदाहरण से आप जल्दी समझ सकते हो। जैसे कि ये कोई भी आपने पाइप या डंडा या लकड़ी ले लिया और उसको आपने यहाँ फिक्स कर दिया कि इसका बैलेंस यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपने क्या किया, एक छोटा गोला लिया, इसका मध्य बिंदु निकाल लिया और इससे इतनी दूर, यानी कि जितनी दूर ये पेन है ये यहाँ पर, यानी आपने क्या किया, एक छोटा गोला लिया और एक लिया बड़ा गोला। अब बताओ, अब इसका जो बैलेंस है, इधर छोटा है और इधर बड़ा है, यानी कि इधर है 250 ग्राम का और इधर है 500 ग्राम का, तो इधर क्या हो गया, भारी हो गया और ये समान दूरी पर है। इस कारण से ये इधर झुक जाएगा और ये ऊपर उठ जाएगा। ऊपर उठते ही ये जो गोला है वो इसके सारे नीचे की तरफ भागेगा और इससे नीचे उतर जाएगा, इसे भी गिरा देगा। तो एक तरीके से ये क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। इस कारण से इसको असममित संतुलन कहेंगे। क्या कहेंगे, असममित संतुलन। इस प्रकार का जो संतुलन है वो चित्रभूमि में गतिशीलता क्या प्रदान करता है। ये जो असममित संतुलन है वो चित्रभूमि पर गतिशीलता। भाई ये जब ये छोटा गोला है और ये बड़ा है, जब इसे समान दूरी पर रखेंगे तो ये भारी रहेगा और ये ऊपर उठ जाएगा। ऊपर उठते ही ये गोला भागेगा तो ये क्या करेगा, एक तरीके से गति करेगा। गति
करते ये भी गिर जाएगा। तो यह असममित संतुलन चित्र भूमि पर गतिशीलता का भाव उत्पन्न करेगा, उसके साथ में सक्रियता का भाव भी उत्पन्न करेगा। सक्रियता यानी कि ये सक्रिय रहेगा और गतिशील भी रहेगा। सक्रिय मतलब ये क्रिएटिव रहेगा। जैसे ही अपन इसको छोड़ेंगे ये तुरंत भाग जाएगा, यानी ये क्रिएटिव रहेगा। और इसे अनौपचारिक अथवा सक्रिय संतुलन भी कहा जाता है। जो सममित जो संतुलन है उसको अनौपचारिक उसको कहते थे। जो सममित संतुलन था उसको औपचारिक कहा था, ध्यान है ना। तो इसको कहेंगे अनौपचारिक संतुलन, या तो इसे अनौपचारिक संतुलन कह दो या फिर इसे सक्रिय संतुलन भी कहा जाता है। कौन सा? सक्रिय संतुलन भी इसको कहा जाता है। इसके 2-3 नाम हो गए। कौन कौन से? एक तो हो गया सममित संतुलन, और इंग्लिश में कहे तो एसिमेट्रिकल बैलेंस, और इसके अलावा इसको और क्या कहेंगे? सक्रिय संतुलन, और इसे अनौपचारिक संतुलन भी कहा जाता है। असममित संतुलन नंबर 1, सक्रिय संतुलन नंबर 2, अनौपचारिक संतुलन नंबर 3। तो इसके 3 नाम हो गए। ये तो बहुत ही गजब राजी हुआ होगा, क्योंकि इसके 3 नाम हैं। कितने नाम हैं इसके? 3 नाम हैं इसके। जो आगे पढ़ते हैं कि रचना के अंतर्गत जो असममित संतुलन होता है ये दर्शक की दृष्टि को बहुत अधिक शीघ्रता से प्रभावित करता है। यानी कि कोई भी दर्शक हो उसकी दृष्टि को अधिक प्रभावित करता है। इसकी प्रकृति मूलतः कैसी होती है? गतिशील होती है। कैसी होती है? इसकी प्रकृति मूलतः गतिशील होती है। किसकी? असममित संतुलन की गतिशीलता से युक्त होती है और सक्रियता पाई जाती है। परिणाम स्वरूप कलाकृति के प्रति दर्शक की जो रुचि है उसका क्या होता है? विकास होता है। परिणाम स्वरूप दर्शक की रुचि का विकास होता है। समकालीन कला रचनाओं में अधिकांशतः असममित संतुलन ही प्राय देखा जाता है, और इसका अधिकतर प्रयोग हम कहाँ पर देख सकते हैं? जैसे कि कोई भी विज्ञापन कला हो, जैसे कि अपने प्रचार प्रसार हो रहे हैं, तो प्रचार प्रसार हो रहे हैं तो उसमें कुछ फ्लैक्स भी छपवा के अपन देखते हैं, खंभों पर चिपके रहते हैं। बिजली के खंभों पर चिपका दिए, कहीं पर भी चिपका दिए, कोई कॉलोनी के गेट पर चिपका दिया। इस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट होता है, तो उसमें भी असममित संतुलन का हम उदाहरण देख सकते हैं। किसमें? विज्ञापन कला में। कौन सी कला में? विज्ञापन कला में भी इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। और इसके अलावा स्थापत्य रचना यानी कि जो भवन निर्माण कला है उसमें भी इसके उदाहरण मिल जाएंगे। आंतरिक सज्जा में यानी कि घर के अंदर कोई भी इंटीरियर डिजाइनिंग होती है, घर के अंदर जो सजावट होती है उस सजावट के अंदर भी असममित संतुलन का हम उदाहरण देख सकते हैं। कला रचना में इन 2 प्रकार के संतुलन को हमने पढ़ा, और इसके अलावा संतुलन का एक अन्य प्रकार भी मिलता है जिसको बोलते हैं आर्य संतुलन। कौन सा? आर्य संतुलन, और जिसको इंग्लिश में कहेंगे रेडियल बैलेंस। कौन सा? रेडियल बैलेंस। जैसे कि ये कोई सर्कल है और इसके चारों तरफ वाला जो बैलेंस होता है वो क्या कहलाएगा? रेडियल बैलेंस। हिंदी में कहेंगे इसे आर्य संतुलन। कौन सा? आर्य संतुलन। 2 प्रकार के संतुलन के बाद में हम तीसरे प्रकार के संतुलन की चर्चा कर रहे हैं। वो कौन सा है? आर्य संतुलन, जिसमें एक इंग्लिश में इसे रेडियल बैलेंस कहेंगे। कौन सा? रेडियल बैलेंस कहेंगे। और इसमें
रचना का जो संतुलन पहिए में लगे आरों की भांति हम इसकी रचना कर सकते हैं या इसको देख सकते हैं, जो केंद्र से विस्तारित होकर एक रचना के मध्य भाग को संपूर्ण चित्रभूमि में एक मंडलाकार गति का प्रभाव उत्पन्न करता है। साइकिल में लगे हुए जो पहिया है, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हम इस आर्य संतुलन के बारे में देख सकते हैं या समझ सकते हैं। गतिशीलता की यह स्थिति सममित संतुलन से समन्वित होने से इसमें औपचारिक तथा असममित संतुलन में समन्वित होने पर इसे भी अनौपचारिक प्रतीत सा होता है। यानी आर्य जो संतुलन है उसका उदाहरण आप जो साइकिल में लगा हुआ जो पहिया होता है उस पहिए के माध्यम से भी देख सकते हैं कि ये कोई पहिया है और इसके बीच में यहाँ पे केंद्र में यहाँ से ताड़ियाँ लगी हुई होती हैं और वो चारों दिशाओं में इसको क्या करती है, बैलेंस बना के रखती है। क्या रखती है? बैलेंस बना के रखती है। तो इसी को आर्य संतुलन बोलते हैं। आर्य यानी ये इसके आर्य है ना, ये ताड़ियाँ बोलते हैं इनको। तो ये इनका बैलेंस बना के रखती है। क्या रखती है? बैलेंस बना के रखती है। तो ये चर्चा हुई आज सममित संतुलन, असममित संतुलन और आर्य संतुलन के बारे में। और इसके बाद में अभी एक लेक्चर और बनेगा बैलेंस यानी संतुलन, जो संयोजन के सिद्धांतों का तीसरा नियम है। कौन सा? संतुलन, जिसको इंग्लिश में बैलेंस कहते हैं। तो ये अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। चलो, जो भी पढ़ाया गया वो आपको स्पष्ट शब्दों में समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो।